हेलो एवरीवन। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। यू आर डूइंग गुड। और माय नेम इज अमित सिंह। सो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पैंथर्स स्कूल्स में। और इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में सेल्सफोर्स इकोसिस्टम में मोस्टली सभी लोग जानते हैं, इवन इन इंडिया, और बहुत सारे लोग आउटसाइड ऑफ इंडिया जानते हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। एंड उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, बी ए सेल्सफोर्स चैम्प। सो इस इनिशिएटिव से बहुत सारे लोगों को पहले से ही आइडिया हो गया होगा कि कौन आने वाले हैं एज अ गेस्ट इन दिस पॉडकास्ट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स क्विकली स्टार्ट। एंड बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट, प्लीज डू लाइक से सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स और कोलीग्स, जिससे कि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहे वीडियो बनाने के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। तो आकाश भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने छोटे से यूट्यूब चैनल पैंथर स्कूल्स में। वैसे तो बी ए सेल्सफोर्स चैम्प को सेल्सफोर्स इकोसिस्टम में इंडिया की बात करें, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे लोग जानते हैं। फिर भी सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि, क्योंकि मुझे जो पता है आपकी स्टोरी वो दूसरी है, मतलब कि यू आर नॉट अ सेल्सफोर्स पर्सन, तो पहले यू आर डूइंग समथिंग सेल्स थिंग और सपोर्ट समथिंग। तो बेसिकली हम स्टोरी जानना चाहते हैं कि कैसे आप मतलब सेल्स फोर्स में आए, क्या स्ट्रगल किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आकाश इज लाइक बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। राइट, सो बेसिकली वो स्टोरी में जाननी है कि क्या है, इंट्रोडक्शन है। और सेल्स फोर्स जब नाम आया, सुना, तो क्या रिएक्शन था, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इट वाज। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं करेक्ट करूँगा, ये छोटा चैनल नहीं है। ये इस चैनल को सिर्फ़ इंडिया में ही नहीं, बाहर भी सब लोग और बहुत लोगों ने मैंने भी बहुत कुछ सीखा है एसएमटीसी के अंदर से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये करेक्ट करूँगा। और रिगार्डिंग माय जर्नी, सो मैंने लाइक अपना कॉलेज सीएसई बीटेक किया हुआ है, ठीक है? मैंने 2015 में पास आउट किया था। एंड उस टाइम पे सेल्सफोर्स के बारे में कुछ ऐसा कभी सुना ही नहीं था कि सेल्सफोर्स कुछ होता भी है। तो तब तो ये रहता था दिमाग में कि बस ये कभी नौकरी चाहिए कोई। तो कॉलेज में आती थी, कंपनी आती थी। हमारे कॉलेज में बस एक टीसीएस आती थी, ठीक है? तो टीसीएस आई, फाइनल राउंड तक पहुँचे, वहाँ पे रिजेक्ट हो गए। तो वहाँ पे कुछ वजह से नहीं हो पाया। मेबी कुछ अपनी कमी रही थी, कुछ कम्युनिकेशन अच्छे नहीं थे उस टाइम पे, तो वहाँ पे पहला रिजेक्शन फेस किया आईटी कंपनी में। फिर तो कोई ऑप्शन था नहीं, फिर हम चले गए बाहर। तो जब बाहर पहुँचे, तो वहाँ पे एक बीपीओ में काम किया। अराउंड आई गेस 1 महीने ही किया था बस। बट उस टाइम हम्म। पे फिर करके लगा कि इसके लिए तो बीटेक नहीं किया था, ठीक है ना? और वहाँ पे सैलरी भी अराउंड, मेरे ख्याल से पहला चेक मिला था मुझे ₹9,000 का, ₹9,091 का कुछ चेक मिला था। और वो भी बाउंस हो गया था कंपनी का, क्योंकि कंपनी का वाह। इनसफिशिएंट फंड था। तो ठीक है, फिर हम पहले तो कभी पैसे मिले नहीं थे, तो फिर वही था कि ठीक है, बाउंस हो गया। वैसे भी उसमें कुछ इंटरेस्ट था नहीं, तो मैं बैंगलोर चला गया। क्योंकि बैंगलोर का बहुत सुना था कि सिलिकॉन वैली है इंडिया की, और वहाँ पे तो भई आईटी की बहुत कंपनीज़ हैं, जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है, राइट? लेकिन वो होता है ना कि दूर के ढोल सुहावने, दूर से लगता है कि हाँ, भई बैंगलोर है, बहुत बढ़िया है, बहुत आईटी कंपनीज़ है, जॉब तो चुटकियों में मिल जाएगी। और दिमाग में एक चीज़ और थी कि भई 20-25 हज़ार से कम की तो करूँगा नहीं, है ना? हाँ। ये तो उस टाइम पे रहता है कि यार ये भी बहुत कम लगती थी उस टाइम पे कि ये तो कम है, और भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उस टाइम पे यही फ़िगर थी दिमाग में कि इतने की तो करनी ही है। हाँ, अब बीटेक वहाँ में तो पैसे जो खर्च किए हैं। तो जब वहाँ पहुँचे तो बैंगलोर में, तब वहाँ जाके पता चला कि भई सिर्फ़ हम ही नहीं है जिसने बीटेक किया, है ना? मैंने एक सर्वे भी पढ़ा था, आई गेस हर साल इंडिया में अराउंड 26 लाख लोग इंजीनियरिंग से पास आउट होते हैं। वो काफ़ी पहले का था ये, मेबी अब तो काउंट बढ़ गया होगा। तो वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पे देखा तो किसी भी आप ड्राइव में जाते हैं इंटरव्यू की, वहाँ तो बैंगलोर को सबको ही पता है कि आईटी का हब है, पूरा सिलिकॉन वैली थी। यू विल नॉट बिलीव, वहाँ पे 10-10 हज़ार लोग होते हैं, एक इंटरव्यू ड्राइव में। कि लाइक मैं यहाँ पे तो हम कभी दिल्ली वगैरह में किसी इंटरव्यू ड्राइव में जाते हैं, 50, 100, 200 इतने बजे देख लेंगे, वहाँ 10,000 लोग तक थे। तो मतलब किलोमीटर्स तक लाइन लगी रहती थी। कि लाइक आप सुबह धूप में जा रहे हो, ठीक है? और वहाँ पे आप लाइन में खड़े हो, फिर आप पूरे दिन वेट कर रहे हो कि आपका नंबर कब आएगा। और वहाँ पे क्या होता था ना, इस भीड़ को कम करने के लिए कंपनीज़ भी बहुत माइंडेड होती हैं। वो क्या करती हैं, वो पहला राउंड रख देती हैं ग्रुप डिस्कशन का। जीडी से हम्म। क्या होता है ना, जीडी से आपकी भीड़ कम हो जाती है। क्योंकि आपके टेक्निकली आप कितने भी सही हो, क्या हो,
बट आपका इनिशियली ना वो पहला राउंड रख देते हैं कम्युनिकेशन का, जीडी का। वहाँ पे आपको एक ऑन द स्पॉट एक टॉपिक दे दिया, 20 लोगों को एक साथ बैठा दिया। अब किसने इनिशिएट करा, किसने क्या बोला, उसके बेसिस पे 20 लोगों को बैठा के वो 2-3 20 में से निकाल लिए। तो आप फ्रीक्वेंसी खुद देख लीजिए, 20 एक बार में बैठा के 2-3 निकाले, बाकी सब पहले राउंड में रिजेक्ट। तो मतलब आप आगे के राउंड तक पहुँच ही नहीं पाए, वहीं से वापसी। तो ऐसा काफ़ी टाइम चलता रहा, क्योंकि कम्युनिकेशन एज़ आई सेड तब ना कुछ ऐसी ख़ास इंग्लिश आती थी, ना कुछ ऐसा किसी से भीड़ को देख के डर लगता था, ना किसी से बात करनी आती थी। फिर पहुँचे वहाँ पे, फिर ये एक जगह नहीं, ऐसा बहुत जगह हुआ। एंड एक कंपनी में जाके रिजेक्ट हुए, 2 में रिजेक्ट हुए, 3 में हुए। ऐसे करते-करते 40-50 कंपनी हो गई, रिजेक्शन हो गया, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ में टेक्निकल राउंड तक पहुँचते भी थे, ऐसा नहीं है। एक आध में, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप बार-बार रिजेक्ट होते रहते हो ना, तो सीखते रहते हो। लास्ट टाइम हाँ, से कि मैंने अभी क्या चीज़ मिस करी थी, है ना? कि वहाँ पे चलो होता है ना, कंपनी में जीडी में कुछ टॉपिक दिया, चलो पहली बार नहीं बोल पाए, दूसरी बार 1 लाइन बोल पाओगे, तीसरी बार होगा उसमें 2 लाइन और बोल पाओगे, है ना? तो ऐसे करते-करते एक टाइम तक आप पहुँच चुके थे भी हो टेक्निकल तक, फिर टेक्निकल में पहुँचे तो मैंने तो एक्चुअली स्कूल टाइम से जावा पढ़ी थी। तो लाइक 9th आईसीएसई बोर्ड से था मैं, तो 9th क्लास से ही जावा पढ़ी थी। तो जावा में इंटरेस्ट था, तो सोचा था कि भाई आगे करियर जावा डेवलपर में बनाना है अपना, कोड वोड करेंगे और मिल जाएगी जॉब आसानी से। हुँ, फिर वही है कि टेक्निकल राउंड तक कुछ में पहुँचे भी, बट वहाँ पे हो सकता था कहीं पे हम भी लैग करते थे, थोड़ा इम्प्रूवमेंट नीड था, तो एक आध जगह पहुँचे भी, वहाँ पे रिजेक्ट हो गए। तो ऐसे करते-करते 40-50 कंपनी हो गई, रिजेक्शन हो गया। अब बैंगलोर में हो गए, बैंगलोर जाके बड़ी जगह है, खर्चे भी होते हैं। करीब 3 महीने हो गए वहाँ पे, कोई जॉब नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे एक कंपनी थी, वो भी आपकी बीपीओ टाइप ही थी। वहाँ पे पहली सैलरी मुझे मिली थी कुछ ₹10,000 और उस टाइम ये था कि कुछ सर्वाइव करना है बस। तो मैंने वो कंपनी जॉइन कर ली। वो एक तरह से वो था स्नैपडील का कस्टमर सपोर्ट जो होता है, हुँ, हुँ, कि नमस्कार मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? ये सब काम करता था मैं, कि आपको क्या दिक्कत है? आप अपना ऑर्डर नंबर बताइए, आपको अच्छा ये दिक्कत है, ठीक है। हुँ, मैं हुँ, वो सब स्क्रिप्ट होती थी, वो सब काम किया। मैंने अराउंड वो 1 साल तक ये सब काम किया था। बट मैं पैरेलली क्या करता रहता था, मेरे दिमाग में ये नहीं था कि अब एक जॉब लग गई है कोई-सी, तब भी मेरे माइंड में एक सैटिस्फैक्शन नहीं था कि मुझे यही करना है। ऐसा नहीं है, बीपीओ वाले भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब है, देखिए हर एक की अपनी फील्ड होती है, ठीक है? लेकिन एक खुद का भी होता है कि नहीं, मैंने बीटेक किया हुआ है, अगर मैंने इस चीज़ में फील्ड में अपना करियर बनाना चाहा है, तो मैं वो क्यों नहीं कर पा रहा? तो मैं साइड टू साइड naukri.com पे अपना रिज़्यूम बना के कहीं न कहीं अप्लाई कुछ ना कुछ करता रहता था। मेरा वही था कि जावा में ही जाना है, आज नहीं तो कल कुछ करूँगा। फिर मैंने क्या किया, अराउंड 10-11 महीने के बाद वहाँ से रिज़ाइन मार दिया, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, तो मैंने वहाँ पे रिज़ाइन कर दिया। अराउंड क्या हुआ उसके बाद, रिज़ाइन करने के भी आई गेस 1-2 महीने मैं खाली रहा था, कोई नहीं थी। उस टाइम मैं करता था कुछ ऑनलाइन, एक ऐप डेवलप हुई थी किसी की, टीचिंग ऐप। तो वहाँ पे क्या होता था हुँ, कि तो ऑनलाइन कुछ पढ़ाना होता था कि लाइक आपने 12th स्टैंडर्ड तक के, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते थे। वो अपनी क्वेरी पूछते थे, कुछ भी दिक्कत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कुछ भी, एंड मैं ऑनलाइन उसे सॉल्व करता था। तो मुझे कुछ 1 मिनट के ₹1 मिलते थे। वो क्योंकि वो बेस्ड ऑन द ट्रैफिक था कि हुँ, हुँ, पर मिनट आपके पास कितने स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो आते थे, मैं क्वेश्चन्स के उनको समझाता था, सॉल्यूशंस देता था और ये काम किया थोड़ा टाइम। तो ये काम मैंने 1-2 महीने, जब मैं फ्री था तो 1 महीने मेरी मुझे सिर्फ ₹800 की अर्निंग भी हुई है, इस काम को करते हुए, हुँ, तब ठीक है। तो उसके बाद फिर मुझे एक जगह से ऑफ़र आया, एक अच्छी कंपनी थी, वहाँ से इंटर्नशिप का ऑफ़र आया, जावा में ही 6 मंथ्स के लिए। तो वहाँ पे मैंने 6 मंथ्स की इंटर्नशिप करी, जावा में थोड़ा किया काम, काफ़ी अच्छा रहा। वहाँ पे एक होप थी कि 6 महीने के बाद क्या होता है, वो इंटर्नशिप के बाद ऐप जॉब कर लेते हैं अगर उनके पास कोई ओपनिंग होती है, एम्प्लॉय। बट 6 महीने के बाद पता चला कि कोई ओपनिंग थी नहीं उनके पास। तो उन्होंने जितने भी इंटर्न्स हायर किए थे, उन्होंने सबको वही 6 महीने के बाद उन्हें लेटर दे दिया, नहीं किया उसके बाद। तो अगेन जॉबलेस। हुँ, हुँ, फिर उसके बाद फिर ट्राई किया एक जगह, फिर मैंने कुछ एग्ज़ाम्स दिए थे उस टाइम पे, ई-लिटमस, एमकेट वगैरह के। तो उसमें स्कोर अच्छा आ गया था, तो एमकेट के थ्रू एक कंपनी से कॉल आया मुझे। वहाँ पे उन्होंने जावा में इंटरव्यू लिया। पहला, क्योंकि मैं एमकेट क्लियर करके आया था, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि मुझे जीडी देना था, ठीक हुँ, है? हुँ, तो मुझे टेक्निकल इंटरव्यू का मौका मिला वहाँ पे, पहली बार, मतलब एक जावा वाला। हुँ, हुँ, वहाँ पे मैंने दिया, उन्होंने काफ़ी हर चीज़ पूछी,
सब अच्छे से गया इंटरव्यू एंड कुछ 50 लोग आए थे उस टाइम एमकेट के थ्रू वहाँ इंटरव्यू देने, कुछ उन्होंने मेरे ख्याल से 3-4 लोग सेलेक्ट किए थे एंड फॉर्च्यूनेटली हो गया मेरा वहाँ पे। तो तब लगा कि हाँ ठीक है, अब लाइफ थोड़ी ट्रैक पे आ रही है, वहाँ पे अपना काम किया। बट जावा पे इंटरव्यू लिया था, बट उसी कंपनी ने क्या किया, उस कंपनी ने मुझे बताया कि आपको सेल्सफोर्स में मूव करेंगे। आपको अब सेल्सफोर्स का मेरे दिमाग में ट्रिगर कैसे हुआ? क्योंकि अगर मैंने आपको बताया होगा मैं सबसे पहले बीपीओ में काम करता था। हाँ, तो पता नहीं ये कैसे डॉट्स लिंक हुए, वहाँ पे जो मैं स्नैपडील का सपोर्ट करता था, वो मैं सेल्सफोर्स प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ही करता था। अभी तो हमें सब पता है लाइव एजेंट, चैट हाँ, सब पता है। वो काम मैं ही करता था क्योंकि वहाँ पे हमें तो पूरा प्लेटफ़ॉर्म मेरा यूज़र बना के दिया हुआ था। आई यूज्ड टू लॉग इन इनटू सेल्सफोर्स और वहाँ पे मैं अपना वहाँ पे उन्होंने कॉलिंग का फीचर दे रखा था एंड ऑल, जो भी इंटरेक्शन करना था, बट वो सेल्सफोर्स के ऊपर था। तो मुझे ये पता था सेल्सफोर्स में ही होता है। अब जब उन्होंने बोला कि सेल्सफोर्स में मूव कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में तो ये आया कि ये कुछ सेल्स का ही काम है। क्योंकि माइंड आपका वही काम करता है ना, सेल्सफोर्स मतलब सेल्स। हुँ, क्योंकि कभी सुना नहीं था, क्योंकि हम लोग अपनी हमारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है कि जावा है, सी प्लस प्लस है, डॉट नेट है, सेल्सफोर्स पीएचपी ना है, पाइथन है। 2015 तक सेल्सफोर्स को उस टाइम चाहे सेल्सफोर्स 2000 से है, लेकिन हाँ, 2000 आएगा 15 तक इतना सेल्सफोर्स का क्रेज हुआ नहीं था। एग्ज़ैक्टली। 2014-15 तक इतना मतलब लोग जानते थे, जो पहले से कर रहे थे दे वर डेफिनिटली नोइंग इट, बट जो नए कॉलेज से निकल रहे थे हमें इतना नहीं पता। तो ठीक है, मौका मिला तो वहाँ पे डायरेक्टर ने बात करी, जो कंपनी में जावा से इंटरव्यू क्लियर हुआ था, फिर उनसे मैंने थोड़ा डिस्कस किया कि देखिए मेरे को अब जावा में मिली है, तो आप मुझे जावा में करिए, सेल्सफोर्स का फिर मैंने उनसे डिस्कस किया क्या होता है ये हुँ, हुँ, और क्या काम है इसका। उन्होंने फिर मुझे क्या किया, 15 दिन के लिए कंपनी से ही सेल्सफोर्स की ट्रेनिंग दिलवाई। तो वहाँ पे सेल्सफोर्स के बारे में पता चला, वहाँ पे देखा कि कोडिंग का भी स्कोप है, थोड़ा इसमें पॉइंट एंड क्लिक का भी है। होता है ना जब नया-नया जॉब लगती है तो हर हुँ, हुँ, तरह से नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। फिर वहाँ पे लगता है अरे ये तो बिना कोड के भी काम हो जाएगा इसमें तो, ये तो पॉइंट एंड क्लिक से हो रहा है, बड़ा सही है ये तो। क्योंकि जावा में क्या होता है, हर छोटी बटन भी बनाना है तो उसके लिए कोडिंग करना है। यहाँ पे हाँ, एग्ज़ैक्टली। यहाँ पे सब आ रहा था उस टाइम तो वीएस पेज करते थे। तो अपना सही रहा, ट्रेनिंग रही, फिर वहाँ से सेल्सफोर्स में मूव हुए। अब वहाँ पे सेल्सफोर्स में काफ़ी काम किया। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, वहाँ पे काम करके कंपनी में प्रोजेक्ट खत्म हो गए थे सेल्सफोर्स के। कंपनी को शायद थोड़ा लॉस हो रहा था, तो उन्होंने कुछ एम्प्लॉइज़ को कहना शुरू कर दिया था कि आप अपना कहीं और फाइंड करो। अब मुझे हुँ, ये हुआ कहीं मेरे मुझसे भी ना फाइंड होता है। क्योंकि उस टाइम पे ये लगा कि यार कंपनी को लॉस लग रहा है, थोड़ा प्रोजेक्ट कम है, कहीं ये मुझसे भी कह देंगे कि भई आप भी कहीं देख लो। तो मैंने हाँ, हैंड टू हैंड मैंने बाहर भी थोड़ा देखना शुरू कर दिया था। फिर मुझे एक छोटी-सी स्टार्टअप कंपनी में थोड़ा मिला। मैं बैंगलोर से गुड़गाँव मूव कर गया था फिर, मैं आ गया हुँ, था। हुँ, क्योंकि सैलरी थोड़ा हाइक हुआ, थोड़ा अच्छा लगा, ठीक है 30-35 हज़ार मिले, तो वहाँ पे पहुँचे। अब वहाँ पे गए, वो थी स्टार्टअप, वहाँ 4 लोग थे कंपनी में मुश्किल से और वहाँ पे डेली 12-13 घंटा काम कर रहे थे हम, कभी-कभी 15 घंटे भी। कंपनी की एक्सपेक्टेशन थी आप इतना कम क्यों कर रहे हो? हाँ, इसे और करो। कंपनी का क्या होता है, छोटी कंपनियों में क्या होता है, देखो वहाँ पे आपको लर्निंग के लिए चीज़ें बहुत मिलती हैं, हाँ, लेकिन आपको वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो कुछ पैसे आपको दे रहे हैं ना, तो डबल-ट्रिपल काम भी लेंगे, है ना? एग्ज़ैक्टली। तो वहाँ पे उस टाइम पे आपको ये बैकआउट नहीं करना है यार मैं तो नहीं कर पाऊँगा, है ना? वो आप अगर एक्स्ट्रा टाइम लगा भी रहे हो ना, तो ठीक है दैट्स फाइन, आप अपने लिए कर रहे हो। तो वहाँ पे वो किया, इनिशियली वो देते रहते थे टेस्ट क्लासेस वगैरह डेटा लोड करने के लिए। मैंने कहा यही काम यहाँ पे चलता रहेगा तो आगे कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। हुँ, हुँ। तो मतलब धीरे-धीरे चीज़ें मूव हो रही थी, बट अब भी लग नहीं रहा था कि अभी लाइफ़ में सेट हुआ हूँ, कहीं पे कुछ जाके पहुँचा हूँ। वैसे सबने अपना करियर स्टार्ट टेस्ट क्लासेस से ही शुरू किया सेल्सफोर्स में। राइट, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बट बिल्कुल वो टेस्ट क्लास होती है, एक रिक्रूटिंग ऐप होती है, अपना डेटा माइग्रेशन का काम रहता है, तो ये सब स्टार्ट किया। तो वहाँ पे भी होता रहा काफ़ी, लेकिन कंपनी को कहीं न कहीं लगता था कि सिर्फ़ 12 घंटे ही काम कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो वहाँ से भी कंपनी ने काफ़ी बार डिस्कस किया, तो मेरा दिमाग वहाँ पे फिर क्लिक किया, तो वहाँ से मैं फिर मूव हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे जा अब जहाँ पे जाके मूव हुआ, वहाँ थोड़ी कहीं नाइट शिफ्ट भी करी फिर मैंने, सब किया, बट सेल्सफोर्स में ही काम था, अपना सही था। फिर वो एक टाइम पे आके फिर लगा कि अब हाँ, इतनी चीज़ें स्ट्रगल देख ली है, काफ़ी स्विच भी हो गए, क्योंकि मैं खुद किसी को सजेस्ट नहीं करता कि कंपनी बहुत जल्दी-जल्दी स्विच करो।
हुँ, हुँ। बट बट वो स्ट्रगल के साथ-साथ कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती हैं, कभी-कभी आप अपनी फ़ील्ड में आना चाहते हो तो आपको स्विच करनी पड़ती है, कभी-कभी कंपनी की कुछ प्रॉब्लम है, कभी आपकी प्रॉब्लम है, तो उस वजह से करना पड़ा। बट मेरा ये था कि अब जाके एक जगह स्टिक हो जाना है और अपना काम करना है। फिर ऐसे धीरे-धीरे ये चलता रहा, फिर फाइनली मैं प्रॉपर्ली सेल्सफुल डोमेन में आ गया था उस टाइम पे, और दैट्स हाउ ये मेरी जर्नी रही। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ये जो चीज़ें मैंने देखी सेल्सफोर्स में आते-आते, क्योंकि सेल्सफोर्स में आने के बाद मुझे पता चला कि कितनी बड़ी कम्युनिटी है ये, एंड कितना स्कोप है इसका थ्रू आउट द वर्ल्ड, अक्रॉस द हुँ, ग्लोब। हुँ। तो फिर यही चीज़ें करने के लिए फिर जो जैसा आपने बीएसएफ फॉर चैम्प का बोला, तो बीएसएफ फॉर चैम्प तभी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि ये सब जो स्ट्रगल मैंने देखी है, अगर कोई और भी कॉलेज से पास आउट हो रहा है, उसे अगर करेक्ट गाइडेंस की नीड होती है उस टाइम पे, क्योंकि जब मैं निकला था, मेरे को कोई गाइडेंस ऐसी दी नहीं थी। शायद अगर कोई उस टाइम बताता, तो शायद मैं थोड़े सही ट्रैक पे कुछ और जगह कुछ और ट्राई कर सकता था। बट अब जो किया, अपना दिन भर धूप में टहलते थे, रिज़्यूम लेके, कभी इस कंपनी में, जहाँ वॉक इन ड्राइव निकली वहाँ पहुँच गए। तो वो सब स्ट्रगल करी, बट ये बनाने का कैंपेन मकसद यही था कि लोग इससे सीखें, सेल्सफोर्स की लर्निंग कर सकें, कैसे क्या-क्या प्रोसेस है, कैसे क्या-क्या स्टेप लेना है स्टार्टिंग से, और कोई भी किसी तरह की हेल्प चाहिए या खुद भी अपना सीखो, दूसरे को भी सिखाओ, तो यही इस कैंपेन का मकसद था। तभी मैं हमेशा कहता हूँ, बी ए सेल्सफोर्स चैम्प एंड मेक अदर्स एज़ वेल। ट्रू, तो ट्रू हमेशा स्पिरिट। ये यही है कि मतलब आपको खुद नहीं बनना है, आपको दूसरों को भी बनाना है। हुँ, आप हुँ। जब तक किसी की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट लेके आ रहे हो ना, उससे बढ़िया काम तो है ही नहीं। रात को एक बढ़िया नींद आती है, अगर मुझे रात में भी 1 बजे कोई मैसेज करता है ना लिंक्डइन पे या ट्विटर पे कि मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, ये पूछना है। मैं देखता हूँ, अगर मुझे भी नहीं आती होगी ना, मैं गूगल पे बैठ के खुद सीखूँगा पहले कि ये कैसे होता है, क्या होता है? और मैं कैसे ना कैसे करके उसे उसकी हेल्प ज़रूर कर दूँगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं जब 9 टू 5 जॉब करता था, तो ऐसा नहीं था कि मैंने 9 टू 5 बीपीओ करा तो उसके बाद मैं बैठ गया। बेसिकली डिपेंड नहीं करता है 5 टू 9 क्या कर रहे हो उसके बाद। ऐसा नहीं है आप दिन भर आके बैठ गए, उसके बाद आपने शाम को एन्जॉय कर लिया। शाम से रात तक मैं ट्रेल हेड करता था, बहुत ट्रेल हेड किया मैंने। मैंने अगर मैं बताऊँगा, मैंने कंपनीज़ से इतना नहीं सीखा जितना मैंने खुद लर्निंग ट्रेल हेड से, गूगल पे ब्लॉग्स पढ़-पढ़ के, चीज़ों को खुद कर-कर के, हैंड्स ऑन कर-कर के, वो जो चीज़ें लर्निंग करी है अपनी नाइट में बैठ-बैठ के। नाइट में ऐसा नहीं था, रोज़ का रहता था कि मुझे आज इतना करना है। ऐसा नहीं है कि मैं टाइम देख के कभी काम नहीं करता था। कि आज 11 बजे तक करूँगा, आज साढ़े 11 तक करूँगा। मेरा रहता था कि मुझे आज इतनी चीज़ करनी है। अब उसमें टाइम चाहे 1 बज जाए, 2 बज जाए, रात के 3 बज जाए, वो करनी है। करनी है, जब तक आपके माइंड में ये माइंडसेट नहीं रहेगा ना कि मुझे ये चीज़ आज करनी है, फिर आप वही है प्रोक्रास्टिनेशन जो होता है, कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, वो फिर कभी नहीं आता। कि वीकेंड पे कर लूँगा, मेरी तो 9 घंटे की शिफ्ट चल रही है, मैं थक गया पूरे दिन। अगर आप यही सोचते रहोगे ना, तो फिर आप कभी, अगर आपको वाक़ई में ग्रो करना है लाइफ़ में, तो हुँ, वो नहीं हुँ। होता। आपको हमेशा ये रहना पड़ेगा कि ये तो मैं कंपनी का काम कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे और भी अगर एक्स्ट्रा अपने आप को इम्प्रूव करना है और ग्रो करना है, तो मुझे अपनी पर्सनल लर्निंग के लिए भी टाइम निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, आपने देखा भी होगा कि हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया के लिए तो हम पे बहुत टाइम रहता है। तो इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा। है, फेसबुक चलाना है ना? बट इन चीज़ों के लिए, अपने पर्सनल टाइम के लिए हम कह देते हैं हम पे टाइम नहीं है। तो वो ही आपको अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए कि आप अपना, आपको डेली देखना है, आपके पास 24, सबके पास 24 घंटे हैं। आप अपना टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज़ कहाँ पे कर रहे हो? आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मेरा टाइम का मेजर पार्ट जा कहाँ पे रहा है। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या उससे मेरी कुछ इम्प्रूवमेंट या प्रोडक्टिविटी हो पा रही है। अगर मैं दिन में 5 घंटे से फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ही बैठा हुआ हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं इस टाइम को कहीं और यूटिलाइज़ करता, तो मैं कुछ और कर लेता। हुँ, हुँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है माइंड में रखनी। सो सबसे पहले तो आकाश भाई हैट्स ऑफ। बहुत ज़्यादा मतलब हालाँकि मुझे तो ये कहानी पता थी पर अभी ये पब्लिकली आ रही है और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जहाँ पे आकाश भाई ने और डिटेल में अपनी जर्नी के बारे में बताया है कि कैसे क्या स्ट्रगल्स फेस हुए हैं। सो एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी आकाश भाई कि आपकी जर्नी में ये था कि आप फेल हुए, आपने उससे सीखा और फिर दूसरे जो है क्या कहते हैं कंपनी के लिए ट्राई किया। अब यहाँ पे मतलब एक सवाल होता है कि मेरे पास भी आते हैं, आपके पास भी आते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि आकाश भाई या फिर आकाश सर मैं तो परेशान हो गया, मतलब मैं एकदम से फ्रस्ट्रेट हो गया, डिप्रेशन में जा रहा हूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? और अगर उनसे पूछो कि व्हाट्स योर एज, कभी पास आउट किया, तो दे विल बी लाइक 2 इयर्स और 1 ईयर बैक। तो उन सब के लिए मतलब सबसे पहली चीज़ तो लर्निंग ये है कि देखो
अपने मोबाइल से थोड़ा-सा दूर रहना सीखो। ठीक है, एंटरटेनमेंट इज़ ओके बट इसका ये मतलब नहीं है कि 4-5 घंटे उसी में लगे रहें, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल किए जा रहे हैं। थोड़ा-सा उसमें पढ़ाई करो। लेकिन इसमें आकाश भाई आपका क्या ओपिनियन है? कैसे मतलब उन लोगों को अपना थोड़ा-सा इस चीज़ से बाहर आना चाहिए एंग्जायटी या फिर डिप्रेशन? क्योंकि अगर वैसे भी जैसे आपने बताया सर्वे मैंने भी उसी टाइम पे सर्वे ही देखा था तो उसमें था कि हाँ, 26 लैक्स पास आउट होते हैं, आउट ऑफ 26 लाख आई थिंक 1 लाख जॉब पाते हैं, बाकी बस ऐसे रहते हैं। तो किसी भी डोमेन मतलब एज़ अ फ्रेशर या फिर क्रॉस टेक्नोलॉजी पर्सन जो कि वर्किंग है, तो उसको कैसे किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकता है ज़्यादा? तो देखिए, ये क्वेश्चन्स मेरे पास भी बहुत आते हैं। मेरे पे काफ़ी लिंक्डइन पे ही मैसेज आते हैं कि मैंने आज एक इंटरव्यू दिया था और मैं रिजेक्ट हो गया वहाँ पे। अब मैं क्या करूँ? तो काफ़ी डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग कि मैंने वहाँ पे एक बार इंटरव्यू दिया, मैं तो रिजेक्शन हो गया, मुझे कुछ आता नहीं है, अब मैं कैसे तैयारी करूँगा? तो पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि एक बार आप रिजेक्ट हो गए, उसको आप ये मत देखिए कि मैं रिजेक्ट हो गया। उस रिजेक्शन से देखो मैं रिजेक्ट हुआ क्यों? है ना? आपको पहले ये देखना पड़ेगा मेरा रिजेक्शन का रीज़न क्या है? कंपनी ने मुझसे ऐसा क्या पूछा था जो मैं नहीं बता पाया? मुझे कहाँ पे वो चीज़ इम्प्रूव करनी है? कंपनी ने सपोज़ मेरे से सेल्सफोर्स के 10 क्वेश्चन पूछे, मैंने सिर्फ 3 का ही जवाब दिया था। अब जो हुँ, 7 हुँ। क्वेश्चन बचे हैं, अब मुझे घर पे आके बैठ के ये नहीं देखना मैं रिजेक्ट हो गया या अगली कंपनी में सीधे मैं चला गया। मुझे ये देखना है कि मैंने 7 क्वेश्चन जो नहीं बता पाया, वो क्या क्वेश्चन थे? घर पे आओ, गूगल करो, गूगल बेस्ट थिंग है, आपको कुछ नहीं करना। आप देखो वो क्या चीज़ थी जो मुझे नहीं आती। उन 7 क्वेश्चन के बारे में पढ़ो। और सीखो उस चीज़ को, करके देखो कि अच्छा ये भी टॉपिक है, इसको मैं ये चीज़ पढ़ सकता हूँ। तो वही चीज़ है कि आप रिजेक्ट होके डिप्रेस किसी को नहीं होना है। आप एक कंपनी क्या 50 कंपनी का जैसा मैंने एग्ज़ाम्पल दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि इतने 1-2 में रिजेक्ट होके काफ़ी वो परेशान हो जाते हैं। आपको रिजेक्शन से नहीं घबराना है, 1 कंपनी नहीं होगी, 2 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, 50 नहीं होगी, लेकिन 50 कंपनी के बाद मैं भी तो किसी कंपनी में पहुँचा ना। तो हाँ। वही या तो एक काम था कि मैं द 10 कंपनी में रिजेक्ट होके बैठ जाता कि यार मुझसे तो ये हो ही नहीं सकता, है ना? कि मैं तो अब या तो कुछ कॉल सेंटर में नौकरी कर लूँ या मैं कुछ टीचिंग का कर लूँ या मैं कुछ और कर लूँ, मैं फ़ील्ड ही छोड़ दूँ। लेकिन एक वही है ना, अपनी जिद पे रहे कि नहीं करना है तो करना है। इम्प्रूवमेंट करते रहे साथ-साथ में। ये नहीं है कि सिर्फ़ इंटरव्यू देते रहे। हर इंटरव्यू से कुछ ना कुछ सीखो, हर रिजेक्शन से कुछ ना कुछ सीखो। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये आपकी लाइफ़ है, एक तो कभी दूसरे को मत देखो कि उसने वो भी मेरे साथ का ही था, वो आज यहाँ पहुँच गया, मैं यहीं हूँ। कभी भी मन में ये फीलिंग किसी की नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होता है वो वाक़ई में डिप्रेशन लाती है। सबका लेवल अलग होता है, सबकी लाइफ़ अलग होती है। जैसे आप भी कहते हो कि हर एक की लाइफ़ का चैप्टर अलग है, हाँ। राइट? तो मेरा भी यही कि आप अपनी लाइफ़ के खुद हीरो हो। आपको ये नहीं देखना है कि दूसरा क्या कर रहा है। आपकी ये जो लाइफ़ है इसके हीरो तो आप ही हो ना। अब ये आप कैसे कर रहे हो, आप इस ये हीरो कहाँ तक पहुँचेगा, क्या करेगा, ये तो आपको ही देखना है। अगर आप सामने वाले को देखोगे यार उसने इतना कर लिया, उसका एक बार में सिलेक्शन हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा, वो इतना कमाता है, मैं क्यों नहीं कमा पा रहा। वो मत देखो, आप अपने आप पे देखो कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, है ना? कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं बड़े-बड़े 5 स्टार होटलों के आगे से निकलते हैं और उनके अंदर बड़ी थिंकिंग होती है कि यार ये तो मैं अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं कभी यहाँ पे बैठ के खाना ही नहीं खा सकता, ये बहुत महँगी जगह है ये। तो आप देखो ना कि मैं उसके अंदर कैसे जा सकता हूँ, हाँ। है ना? खुद को ये हार मान लेना कि यहाँ तो मैं जा ही नहीं सकता या फिर मैं कहीं विदेश नहीं जा सकता या मैं किसी अच्छी जगह नहीं जा सकता या मैं किसी अच्छी 5 स्टार, 7 स्टार होटल में क्यों नहीं जा सकता? आप ये पूछो कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं जा सकता हूँ? वो जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा ना, तब तक फिर आप जहाँ हो वहीं रहोगे और टाइम टू टाइम ना वो डिग्रेड होता रहेगा। क्योंकि जिस फ़ील्ड में हम हैं आईटी में, आपको टाइम टू टाइम खुद को अपग्रेड करना है। तो ये तो लाइफ़ लॉन्ग लर्निंग है आपकी, खुद से सीखना है, दूसरों से सीखना है, दूसरों को सिखाना है। सेल्सफोर्स की तो हमारी इतनी अच्छी कम्युनिटी है। सब ग्रुप वाइज़ अपना सब एक-दूसरे से लर्निंग करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सिखा दिया, आपने मुझे कुछ सिखा दिया, हम सभी एक-दूसरे से कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं, है ना? तो यही चीज़ माइंड में रहनी चाहिए कि मेरे अंदर मैं क्या ऐसा करूँ कि क्या इम्प्रूवमेंट नीडेड है कि मैं जो चाहता हूँ वो मैं ले सकूँ। उसके लिए आपको डेफ़िनेटली अपने टाइम का पर्टिकुलरली मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपको डेली अपनी एक चाहो तो आप एक लिख के लिस्ट बना लो कि भई मैं सुबह उठ के क्या-क्या करता हूँ, मैं दिन भर क्या करता हूँ, उसके बाद मैंने ये घंटा क्या किया। इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक पे बहुत ऑप्शन आ गए हैं, आपकी नोटिफ़िकेशन सेट हो सकती है कि रिमाइंडर लगा देता है वो कि अगर आपने 1 घंटा यूज़ कर लिया तो वो एकदम एक पॉपअप दे देगा। तो वो कुछ ये कुछ चीज़ें हैं आप अपने ऐसे करो कि 1 घंटे के बाद मुझे चलाना ही नहीं है।
है ना? और या फिर खुद ऐसा कर लो कि आज मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है या ट्रेल हेड में आज मुझे ये करना है, इसके बाद ही मैं कुछ करूँगा। अब वो टॉपिक में आप जल्दी कर लो, वेल एंड गुड, आप करो अपना एन्जॉय। नहीं कर पा रहे हो, जितना टाइम लग रहा है, उसमें टाइम वेस्ट। तो ये जो एक डेडिकेशन और एक माइंडसेट होना चाहिए ना कि मुझे एक टारगेट होता है ना, एक होता है लॉन्ग टर्म टारगेट, एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म करोगे ना, तो वो कभी अचीव नहीं होगा। अगर मैंने कोई बहुत बड़ा गोल सेट कर लिया कि भई मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो एकदम से मैं 1 करोड़ रुपए नहीं ले आऊँगा। पहले मेरे हाँ, को माइंडसेट करना है कि मैं महीने के पहले 10,000 कैसे कमा लूँ। फिर धीरे-धीरे मैं सोचूँ मैं 10,000 के 20 कैसे करूँ। अब मैं 20,000 के 50,000 कैसे करूँ, 50,000 के 1,00,000 कैसे करूँ। तब मैं धीरे-धीरे ग्रो करूँगा ना। अगर मैं सीधे ही माइंड में रख लूँगा नहीं यार मुझे तो 50 लाख 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो रातों-रात तो कोई अमीर नहीं बनता है, ठीक है ना? आप लोगों को देखते हो कि भई ये बहुत सक्सेसफुल हैं और ये ऐसा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से बन जाता है, उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत होती है, बहुत स्लीपलेस नाइट्स होती हैं। तो यही एडवाइस है मेरी कि अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखो, टाइम का मैनेजमेंट रखो और रिजेक्शन से घबराओ मत। रिजेक्ट अगर हो भी रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो रिजेक्ट नहीं है, लर्निंग है। उसी लर्निंग से हम भी आगे बढ़े हैं, फेल हो के आगे बढ़े हैं और तभी कुछ आगे आके अब यहाँ आपके साथ हैं। तो ये बेसिकली कर जो फ़ियर है ना, बोलने का भी, पहले रहता था। अगर मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊँ ना, मैंने बैंगलोर में जो ये ट्रेल ब्लेज़र कम्युनिटी के ग्रुप्स होते हैं, हुँ, उस हुँ। टाइम पे मुझे पता नहीं था क्या होता है ये। मुझे पता चला था इसका कि ऐसा भी कुछ होता है। तो मेरे को पता लगा कि सैटरडे में सेल्स ऑफ सैटरडे है, वहाँ पे सैटरडे में कुछ हो रहा है इवेंट। मैं गया, बट मेरे अंदर एक क्राउड फ़ियर ऐसा था ना, कि लोग क्या पूछ लेंगे, क्या होगा? मैंने जब वहाँ का गेट खोला, तो वहाँ देखा बहुत भीड़ थी, इतने लोग, तो यू विल नॉट बिलीव ना मैं अंदर ही नहीं गया। मैं अपने पहले इवेंट में मैं गया ही नहीं, मैं वहीं से लौट गया था। मैंने कहा यार इतने लोग हैं, ये क्या होगा? किसी ने कुछ पूछ लिया या क्या होगा यहाँ पे? मुझे तो कुछ पता नहीं हुँ, था। हुँ, मैं तो बस गेट ही खोला था, वो होता है ना बड़े ऑडिटोरियम होते हैं, गेट खोला तो देखते हैं बहुत लोग बैठे हुए हैं। हुँ। वो डर ऐसा था ना कि मैं गया ही नहीं अंदर, मैं वहीं से लौट गया था। तो वही है ना, आपको अपनी फ़ियर को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। पहले आप जैसे इंग्लिश की मैंने बात करी कि आपके कम्युनिकेशन पहले अच्छे नहीं थे, बात नहीं बट वो धीरे-धीरे प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव होंगे। आप खुद ये सोच लोगे कि मैं ये कर ही नहीं सकता, तो वो दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। खुद के अंदर एक बिलीव रहना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे ना, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई कंपनी आप पे भरोसा कर ले, है ना? जो ट्रस्ट वाली बात होती है ना, आपको खुद पे ऊपर एक ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, वरना कोई कंपनी आपको क्यों हायर करके पैसे देगी? आपको अगर खुद पे ही भरोसा नहीं है, मैं कर सकता हूँ, तो दूसरी कंपनी कैसे आप पे भरोसा करेगी? ये चीज़ सोचो। हाँ, तो बेसिकली करना क्या है कि लाइक फर्स्ट थिंग दूसरे से कंपैरिज़न अगर करते रहोगे तो फिर लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि दूसरों की थाली में घी हमेशा ज़्यादा ही दिखता है। तो सबसे पहले तो जैसे आकाश ने बोला कि मुझे नहीं आता है या फिर मैं करना नहीं चाहता में चीज़ें डिफरेंस होती हैं। नहीं आता है तो उसके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। सेल्सफोर्स कम्युनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी के पास भी जाओगे इतने सारे ऑप्शंस हैं, यूट्यूब चैनल्स, ब्लॉग्स इवन लिंक्डइन में भी कई सारे लोग ब्लॉग लिखते हैं। तो वो सारे ऑप्शंस हैं, उनको एक्सप्लोर करो और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास प्रोजेक्ट का नॉलेज नहीं है। कंपनीज़ आर आस्किंग अबाउट द प्रोजेक्ट। सो उसके लिए आपके पास रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करो जैसे कि फर्स्ट थिंग टाइम मैनेजमेंट। आप उसका पूरा एप्लीकेशन बना सकते हो कि आपको कैसे मैनेज करना है। टू डू लिस्ट का है, आप इनवॉइस कैसे मैनेज करते हो, एक्सपेंस ट्रैकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, तो एक्सपेंस ट्रैकर्स का बना सकते हो। तो व्हाटएवर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स यू सी इम्प्लीमेंट करो सेल्सफोर्स में। एंड अगेन आकाश भाई तो हैं भी ये सेल्सफोर्स चैंपियन बनाने के लिए सबको। और कंटेंट आपका है ये सब डिसी वेंचर का, वहीं से सीखेंगे। तो देखो मेरा पॉइंट यही है ना कि आपको लर्निंग करनी है अपनी कैसे भी करनी है। वो आप देखो प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस नहीं है, रेल हेड ने इतने बढ़िया सुपरवाइज़र दे रखे हैं। हुँ, टाइम टू हुँ। टाइम सुपरवाइज़र बना रहे हैं। आप ये मत सोचो कि सर मेरे को मॉड्यूल ही करना है। मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं, वो देखते हैं मॉड्यूल तो छोटा-सा है कर लेंगे। फिर सुपरवाइज़र में लिख के आता है ना वहाँ पे कि 10 घंटे लगेंगे, 12 घंटे हाँ, लगेंगे। कुछ लोगों में ये भी होता है कि यार इतना टाइम कहाँ है मेरे पास। तो यार ये चीज़ें जब तक माइंड में रहेंगी ना कि 10 घंटे, 12 घंटे और मॉड्यूल छोटा है, फिर तो वही है कि आपके दिमाग में लर्निंग वाली बात अभी है ही नहीं। आप सिर्फ़ वो बैच ही बढ़ा रहे हो अपने, पॉइंट्स का काउंट ही बढ़ा रहे हो और लिंक्डइन पे बस कंप्लीट करके वो जो वूहू लिख के आएगा, हाँ। वो मैं डाल दूँगा और वही उस पे लाइक आ जाएँगे। जैसे मैं आजकल मैं यही करता हूँ, पॉइंट बढ़ाता हूँ बस। आप करते हो लेकिन वही है ना, अभी लोग देख रहे हैं कि आप वूहू कर रहे हो। हुँ, हुँ। लेकिन तो वूहू करने के लिए कैसे पहुँचे हो वो भी तो देखना है ना।
वही है, लोग हाँ, अभी देखते हैं कि यार ये अभी तो बड़ा ऐसे डाल रहे हैं, अभी तो ठीक है इनका चल रहा है। लेकिन वही है ना, चीज़ें आपने कहाँ से स्टार्ट करा है, वो चीज़ कभी भी नहीं भूलनी चाहिए हमें। ऐसा नहीं है, हुँ, बिगिनिंग कभी नहीं भूलनी चाहिए, आप कितने भी ऊपर आ जाओ। ट्रू। हाँ, लर्निंग तो हमेशा कंटिन्यू रहेगी। तो वैसे जब मेरे से लोग पूछते हैं कि हाउ टू बी एन एमवीपी, लाइक क्वेश्चन ऑफ द डिकेड, बट मैंने सुना है कि यू डिनाई टू बी एन एमवीपी, मतलब उसके पीछे क्या रीजन है, व्हाई यू डोंट वांट टू बी एन एमवीपी? राइट, सो आपका जैसे चैनल बहुत बड़ा है, तो उसके माध्यम से मैं ये बात सब तक आज पहुँचा देता हूँ। अ, देखिए, मैं एमवीपी प्रोग्राम के खिलाफ नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है? हर बंदा लाइफ में कुछ रिकॉग्निशन चाहता है, ठीक है? एमवीपी के लिए वो चाहता है कि मैं एमवीपी बनूँ सेल्सफोर्स में या प्रोग्रामों को अचीव करूँ। सबका अपना, मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। जो बनना चाहता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छे-अच्छे एमवीपी। मेरा एक्चुअली खुद का ये मानना है, जब लोग मुझे आज देखते हैं ना, तो वो मुझे एज़ आकाश देखते हैं। वो मुझे ये ना देखते हैं कि मैं कोई एमवीपी हूँ, ना मैं किसी ग्रुप का लीडर हूँ, है ना? ना मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इवेंट करा रहा हूँ। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एमवीपी के लिए वो क्राइटेरिया की एलिजिबिलिटी देती है ना, कि आप ब्लॉग लिख रहे हो, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करता हूँ। लेकिन तब भी एक सोशल मीडिया, लिंक्डइन या फिर फेसबुक कम्युनिटी में मेरी प्रेज़ेंस है, लोग जानते हैं। आज लोग मुझे जानते हैं कि मैं आकाश हूँ। अगर मैं कल एमवीपी बन जाता हूँ ना, तो कल सब मुझे कहेंगे ये एमवीपी है। एक माइंड में आ जाएगा कि ठीक है, ये फेमस है, लोग जानते हैं, कैसे जानते हैं? एमवीपी है। तो वही माइंडसेट को लोगों के हटाने के लिए कि सिर्फ़ एमवीपी बन के ही आप सब कुछ नहीं कर सकते हो। आपको ये देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरों को नहीं देखना है। कुछ होते हैं कि एमवीपी की रेस में लग गए और फेमस होने के लिए कुछ भी करे जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं। वो आपको नहीं करना है, आप अपनी यूनिक चीज़ ढूँढो। ये बीए सेल्सफोर्स चैलेंज जब स्टार्ट किया था, ऐसा नहीं है कि जब एमवीपी का पहली बार मैंने सुना था, तो मेरे मन में नहीं आया था कि हाँ, एमवीपी बनना है, ग्रुप लीडर होता है, बनना है। वो स्टार्टिंग में आता है, सबको अच्छा लगता है, स्वैग मिलते हैं। तो बट ऐसा नहीं है कि वहीं से स्वैग मिल सकते हैं आपको। मुझे सेल्सफोर्स से बहुत स्वैग मिलता है। क्योंकि हाँ, ऐसा नहीं है कि एमवीपी बन के ही आपको मिल सकते हैं। बट आपका अगर मोटिवेशन सिर्फ स्वैग ही है, तब आप एमवीपी नहीं मिल पाओगे। आपको अपना मोटिवेशन ऐसा रखना है कि आप अपना प्रेज़ेंस ऐसे दिखाते हो, लोगों के लाइफ़ में कुछ इम्पैक्ट कर रहे हो। तो आपको टाइटल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जैसे मेरा बीए सेल्सफोर्स चैंपियन है। बीए सेल्सफोर्स चैम्प सेल्सफोर्स से नहीं है, कम्युनिटी के लिए मैंने बनाया था, तो ये कभी भी आपने देखा होगा, कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरा है, ये सबका है। बीए सेल्सफोर्स चैम्प एंड मेक अदर्स एज़ वेल। मैं लोगों से भी कहता हूँ कि आप भी दूसरों की हेल्प करो। ठीक है ना? तो वही है कम्युनिटी में कि मिल-बाँट के लर्निंग कर रहे हैं, टाइटल एमवीपी का कुछ मैटर नहीं करता। और मेरा एमवीपी ना बनने का रीज़न यही है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई मुझे एमवीपी की तरह देखे। वरना फिर लोगों में यही थिंक, फिर लोग ना इनिशिएटिव लेना भूल जाएँगे। वो ये सोचेंगे कि एमवीपी की रेस में दौड़ना है, एमवीपी बन के ही कुछ होगा। उन्हें एक एग्ज़ाम्पल बस मैं देना चाहता हूँ कि बिना एमवीपी, बिना लीडर बने भी आप लोगों के लिए हेल्प कर सकते हो, अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते आई ओपनिंग आंसर। हो। एंड ये सच है कि लोग, मतलब इंडिया में मेनली एवरीवन वांट्स टू बी एन एमवीपी, और रैट रेस की तरह जो भी ब्लॉग्स और वीडियोस और सोशल मीडिया प्रेजेंस, सो जैसे आकाश ने कहा कि अगर आपको मोटिवेशन स्वैग है तो नहीं बन सकते। दूसरा एक चीज ये कि एड ऑन, क्योंकि आपके पास टाइटल होगा बट एक्चुअली इन रियल यू विल नॉट बी एन एमवीपी, क्योंकि एमवीपी का मतलब वही है कि दूसरों की लाइफ इंपैक्ट करना। इवन अगर आप किसी एक पर्सन की लाइफ इंपैक्ट कर रहे हैं देन यू आर एन एमवीपी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अपने मम्मी पापा की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हो तो आप हमेशा उनके लिए एमवीपी हो। बिल्कुल। सेल्सफोर्स इज मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल, उसका दूसरा मीनिंग भी हो सकता है कि मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन। किसी की लाइफ में आप बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो। और रही बात स्वैग की, तो आकाश भाई से ज्यादा स्वैग तो मेरे पास भी नहीं है, भले ही मैं 3 बार एमवीपी बन चुका। और मैं यकीन नहीं मानोगे आप, बहुत से लोग मुझे आज भी एमवीपी ही समझते हैं। मुझ पे बहुत लोगों के पिंग भी आते हैं ना, वो मुझे एमवीपी ही समझते हैं बहुत से लोग। तो यही हम्म, चीज़ है, आपने लोगों के लिए इतना इम्पैक्ट कर दिया, आपने लोगों की आप हेल्प करते रहोगे ना, आप ऑलरेडी एमवीपी हो। उसके लिए आपको एक टाइटल की ऐसी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आकाश भाई थोड़ा काम से हटके बाहर आते हैं। हाँ, तो आकाश भाई मतलब इसके पीछे क्या राज है कि आप हर महीने कहीं ना कहीं चले जाते हो और फिर फोटोज डाल के लोगों को जीलियस फील कराते हो?
बेसिकली मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? जैसे कि अभी कहा कि टाइम मैनेज करना सीखो, बट अब थोड़े से सोल्यूशन भी बता दो लोगों को, जैसे कि कैसे वो टाइम मैनेज करें अपने वर्क लाइफ को, मतलब पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा टाइम दें, ऐसे नहीं कि मतलब एकदम से फिर सेल्स फोर्स में ही लग गए, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को मतलब कैसे बैलेंस करें? तो देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में देखो, अगर मैं पर्सनली बताऊँ ना, तो मुझे शुरू से ही ट्रैवल का बहुत शौक रहा है, ठीक है? मेरा बड़ा मन था कि मैं दुनिया भर में सब जगह जाऊँ, जहाँ जाऊँ। बट ऐसा नहीं था कि जब मैं इनिशियल फेज़ में था, तब मैं बहुत घूमता था उस टाइम पे। जब मैं बिगिनिंग में था, तब ऐसा नहीं था कि मैं बहुत सिटीज़ में जा रहा हूँ, कहीं बाहर जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था तब। तब एक उस माइंड में था कि ऐसा करना है। तो उस टाइम पे अगर मैं ये सब कर रहा होता ना, तो फिर तब मुझे टाइम नहीं मिल पाता अपनी लर्निंग के लिए। मैंने वो जो अपना इनिशियल टाइम था, उस टाइम पे मैंने बिल्कुल ही हार्ड वर्क किया था, अपना सब चीज़ें सीखी, उस टाइम पे मैं इतना नहीं घूमता था। बट हाँ, बाद में कुछ सालों के बाद जब एक बार लगा ना कि हाँ, अब थोड़ा ट्रैक पे आ गए हैं, तब वो टाइम मैनेजमेंट जब हुआ जैसा आप बता रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट तभी हो पाता है अगर आपको अपना वीकेंड मिलता है आपको, हमें सैटरडे संडे मिलते हैं। आपको अपना टाइम यूटिलाइज़ करना है कि आप उस सैटरडे संडे में क्या कर रहे हो। आप अपना डेफ़िनिटली उसमें ये भी नहीं कि पूरा का बिल्कुल वेस्ट ही कर दो सैटरडे संडे, है ना? आप अपना घूमने में भी उसमें यूटिलाइज़ कर सकते हो और अपना साथ में साथ आपको ये भी देखना है मेरे को लर्निंग भी करनी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हो और आपका आपका सारा फ़ोकस घूमने पे ही है। वो मेरा भी नहीं था। तो यहाँ अगर अब आप मुझे वही है ना कि अभी देख रहे हो कि मैं घूम रहा हूँ। ये देखो कि कितने बहुत साल पहले मैं क्या कर रहा था। तो वही चीज़ है इसमें कि आप भी कर सकते हो। मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि यार आप तो बहुत कंट्रीज़ गए हो और हमें आपके जैसा बनना है। मेरे जैसा मत बनो। आप ये देखो अपनी स्पेशलिटी एक देखो, अपना एक निश देखो, अपना एक स्किल देख लो, उस पे मेहनत करो और मेहनत करके आप भी एक टाइम पे ऐसे आ जाओगे कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगा। आप अपने काम को भी पूरा टाइम दो। कभी भी देखो, अगर मैं घूमने में, ट्रैवल में अगर पूरा डेडिकेशन दिखा रहा हूँ ना, हुँ, तो मैं हुँ। साथ अपने काम पे भी दिखा रहा हूँ। वो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मेरा अब ध्यान सिर्फ़ एन्जॉयमेंट और उसमें और मैं यहाँ से अपने काम के तरफ से मेरा दिमाग हट रहा है, ऐसा नहीं है। आपको बैलेंस रखना ज़रूर आना चाहिए। जब तक आपकी चीज़ें बैलेंस रहेंगी ना, हम कहते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, हुँ, हुँ। तो बहुत लोग ये टर्म सुन लेते हैं कि भई इस कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस है, नहीं है। तो उसका मतलब हमें पता नहीं है, बस हमने सुना हुआ है वर्क लाइफ बैलेंस होनी है, हमें आराम चाहिए। अरे आराम भी चाहिए बट साथ में ये भी देखो वर्क भी है उसके अंदर। वर्क लाइफ में वर्क भी आता है। तो हमारा लाइफ बैलेंस तो रहनी चाहिए, वर्क के कारण कोई बात नहीं करता। नाउ अब यू आर पॉइंटिंग एट मी। आपने जितने वीडियो बना रखे हैं, ऐसा मेरे ख्याल से सेल्सफोर्स में कोई कौन-सा टॉपिक है, जिस पे एसएफडीसी बेंसन ने नहीं बना रखा वीडियो? अब तो शायद मार्केटिंग क्लाउड पे भी शुरू कर दिया। कॉमर्स क्लाउड इज़ स्टिल देयर। दैट विल कम सून, आई होप। हुँ, तो वही चीज़ है कि आपको देखना है, अपना लाइफ देखो ऐसा है कि लाइफ में आप पैसे क्यों कमा रहे हो? आप काम किस लिए कर रहे हो? अगर हुँ। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ काम ही करे जा रहे हो, फिर आपका दिमाग एक टाइम पे आके इतना स्ट्रेस्ड हो जाएगा ना, उसको भी आपको रिलैक्स देना है ना? काम को आप चाहे कितना कहते हैं कि हम एन्जॉय कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, दैट इज़ फाइन। बट सब एक घूमने जाओगे, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो, उसके लिए टाइम निकालो। तो वही है, वो वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब यही है कि अपना काम और अपने रिलैक्सेशन में, दोनों में बैलेंस रखो, सब हो जाएगा। धीरे-धीरे सब हो जाएगा, टाइम लगेगा। ऐसा भी मत सोचो कि मैं शुरू से ही ऐसा रहूँ। शुरू में अपने 2-3 साल, वो आपको बिल्कुल ही लर्निंग में अपने काम पे पूरा फ़ोकस करना है। थोड़ा बहुत आप टाइम निकाल के कहीं जाना चाहते हो, डेफ़िनिटली स्पेंड करो अपना टाइम, बट वो मिनिमम होना चाहिए उस टाइम पे। उस टाइम पे आपको काम पे इनिशियली ज़्यादा फ़ोकस करना है, तभी आप आगे आपकी लाइफ़ ईज़ी हो पाएगी। वही है। हाँ, जैसे कि आकाश भाई ने कहा कि इनिशियली आपको टाइम देना पड़ेगा, तो एक बात बता दूँ आकाश भाई के बारे में। इनिशियली फॉर इनिशियल 3 इयर्स आई थिंक आकाश वाज़ स्पेंडिंग 16-17 आवर्स अ डे ऑन लर्निंग। नाउ ही इज़ डूइंग ट्रैवल, तो वही सेम चीज़ मैंने भी करी है। इनिशियली वी डिड अ लॉट। उसमें क्या होता है कि नाउ यू सी द रिक्वायरमेंट एंड यू विल सी ओके, इट्स डन। You have everything in your mind now. You know, okay, this is going to take 1 hour. I'm going to travel for 2 hour, और थोड़ी इंजॉयमेंट करते हैं, उसके बाद वापस आके कोड लिखते हैं। तो दैट इज व्हाट हमें करना है बेसिकली। नॉट एग्जैक्टली लाइक कि ठीक है आकाश को देखा, ओके ये ऐसा कर रहा है, चलो मैं भी करता हूँ। हुँ। इट्स नॉट लाइक दैट। नेक्स्ट थिंग आकाश भाई,
बहुत ही इम्पोर्टेंट दीज़ डेज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है ये चीज़, सर्टिफ़िकेशंस। क्या सिग्निफिकेंस है सर्टिफ़िकेशंस का फ्रेशर्स की लाइफ़ में? और दूसरी चीज़ मतलब मैंने देखे लोगों को कि दे आर एट सॉल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल, दे आर एट सीटीए, दे आर डूइंग बीए सर्टिफ़िकेट। मतलब उसका क्या सिग्निफिकेंस है? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे अपने ओपिनियन कुछ हैं पर वो मैं नहीं करूँगा। आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका क्या उसमें ओपिनियन है? देखिए, सर्टिफ़िकेशन का तो अगर मैं अपना बताऊँ, पिछले 2-3 साल से मैंने तो कोई सर्टिफ़िकेशन नहीं किया है, ठीक है? और सर्टिफ़िकेशन का देखो क्या होता है, जब हम इनिशियली कंपनी जॉइन करते हैं ना, आजकल कंपनीज़ की तरफ से बहुत पुश आता है हुँ, कि हुँ। आपको सर्टिफ़िकेशन करना है। वहाँ पे लिखा होता है ना, कंपनी की ओपनिंग आती है, वी वांट ए फ्रेशर विथ 6 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो कैसे आएगा वो एक्सपीरियंस? तो कंपनी हुँ, हुँ। एक्सपेक्ट करती है कि भई सर्टिफ़िकेशन मैंडेटरी होना चाहिए। अब एक बंदे ने हैंड्स ऑन किया ही नहीं है, वो सर्टिफ़िकेशन कैसे करे? वो कैसे करता है? डम्प्स आते हैं मार्केट में। लोगों का क्या होता है, मैं 15,000 अपनी जेब से लगा रहा हूँ, तो मुझे पास ही होना है, मैं फेल हो गया तो क्या हो? तो लोगों की ये थिंकिंग है कि सर्टिफ़िकेशन बहुत करने हैं। देखिए, अगर मेरी एडवाइस आप लोगे, मेरी सर्टिफ़िकेशन मैं ये नहीं कहूँगा गलत है, सर्टिफ़िकेशन इफ यू हैव स्किल सर्टिफ़िकेशन करना अच्छी बात है। बट टाइम के साथ-साथ ऐसा नहीं है कि आपका भी 2 साल का एक्सपीरियंस है और आप 10 सर्टिफ़िकेशन करके बैठे हो, है ना? सर्टिफ़िकेशन आप करने चाहिए और लेकिन सर्टिफ़िकेशन मैंडेटरी है आपको ग्रो करने के लिए, कंपनी में स्विच करने के लिए या फिर आपको अपना करियर बनाने के लिए, वो मैं नहीं कहूँगा कि वो मैंडेटरी थिंग है। सर्टिफ़िकेशन आप पे नहीं है, तब भी आप कर सकते हो। ऐसा कोई मैंडेटरी थिंग नहीं है। बेसिक सर्टिफ़िकेशन की मैं एडवाइस दूँगा कि आप इनिशियल लेवल पे जब होते हो 1-2 साल कर लो, तो आप पे एडमिन और पीडी1 ये जो 2 सर्टिफ़िकेशन होते हैं, ये मैं बेसिक मानता हूँ। इ दैट इज़ गुड टू हैव। इसके बाद आप कोई सर्टिफ़िकेशन करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, वो आपका टोटली डिसीज़न है। अगर आपको लगता है आपको करना चाहिए, आप बिल्कुल अगर आपने उसका स्किल आपने हैंड्स ऑन करा है, आप डेफ़िनिटली उसका सर्टिफ़िकेशन लो। बट सिर्फ़ सर्टिफ़िकेशन की रेस में लग जाना कि मुझे सर्टिफ़ाइड ये करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, वो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करता। बेसिक लेवल पे आपने पीडी1 एडमिन कर लिया, दैट इज़ मोर देन इनफ। इससे पता चल जाता है कि हाँ, सेल्सफोर्स में आता है। लेकिन वो भी आपको करने के लिए आपको हैंड्स ऑन करना पड़ेगा। सेल्सफोर्स ने इतनी अच्छी ट्रेल मिक्स बना रखी है सर्टिफ़िकेशन की, उस पे कोई ध्यान नहीं देता, वो करते नहीं है बहुत से लोग, वो सीधे कहते हैं क्वेश्चन्स मिल जाएँ तो काम हो जाएगा, है ना? हाँ, यही क्वेश्चन मैंने अमित भाई से भी पूछा था कि जैसे कि मुझे कई सारे लोगों ने ये जवाब दिया है कि हमारे जैसे पैसे लग रहे हैं हाँ, 15,000 16,000 रुपए तो हम फेल होने का रिस्क साइड में रखना चाहते हैं जिससे कि दोबारा पैसे ना लगे। पर अगर वो क्वेश्चन से जाके कर लेता है और उसके बाद क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो उस चीज़ को पढ़ेगा या फिर क्या सिग्निफिकेंस होगा कि मैंने मान लो 10 सर्टिफिकेशन कर लिए, जिसमें से मुझे नॉलेज सिर्फ़ 2 की है जो मुझे एक्चुअल में आता है। तो बाकी सर्टिफिकेट का क्या सिग्निफिकेंस होगा? करेक्ट, करेक्ट। तो वही है कि उसके अंदर देखो जब आप इंटरव्यू देने कभी जाओगे ना, अगर आपने सर्टिफ़िकेशन कर भी लिया ना, वहाँ पे आप पकड़े जाओगे, जॉब तो आपको वैसे भी नहीं मिल रही। 15,000 आपने एक बार को अपनी जेब से लगा भी दिए, वो किस लिए लगाए थे आपने? जॉब के लिए तो लगा रहे हो आप। सिर्फ़ आपको कहीं पे रहना है, उसके लिए तो आपने सर्टिफ़िकेशन नहीं किया था, आपको जॉब के लिए आप कह रहे थे कि 15,000 लगाने पड़े। लेकिन आप वो जो मेहनत आपने अपना हार्ड अर्न्ड मनी जो आप बिना पढ़े क्वेश्चन्स बस लेके आपने कर दिया। इंटरव्यू आप सब तब भी क्लियर नहीं हो रहा। हुँ, बहुत हुँ। से ऐसे आते हैं इंटरव्यू मैं लेता हूँ, दे आर 6 8 एक्स, 10 एक्स सर्टिफाइड एंड दे डोंट नो द रिलेशनशिप्स इन सेल्सफोर्स, है ना? उन्हें पता भी नहीं कि मैनी टू मैनी भी कुछ होती है। तो वही चीज़ें होती हैं बेसिक बेसिक चीज़ें कि आपका सर्टिफ़िकेशन कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं कि मैं सर्टिफ़िकेशन कर लूँगा, बाद में वो क्वेश्चन्स और उससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ लूँगा। तो मेरा तो यही कहना है सर्टिफ़िकेशन एक बार कर लिया, उसके बाद कोई नहीं देखता कि क्या आया था, क्या था। अब तो मैं सर्टिफ़ाइड हूँ, लिंक्डइन पे पोस्ट डालूँगा, हुँ, हुँ। लिंक्डइन ज़रूरी है ना? वो ज़रूरी है। तो वो एक मेंटालिटी रह गई है कि सर्टिफ़िकेशन हमें सिर्फ़ दिखाना है, अपनी प्रोफ़ाइल में ऐड करके, वो नहीं है। आप पहले ही अपना पढ़ लो। पूरा सिलेबस आता है सेल्सफोर्स पे, कभी आप इन चीज़ों को देखा करो कि उसकी गाइड होती है सेल्सफोर्स की, वो दिखाता है कि इस टॉपिक का इतना परसेंटेज कवर कर रहा हूँ। ट्रेल मिक्स बना रखी है, आप ट्रेल मिक्स करो। हाँ। ट्रेल मिक्स करो, उससे रिलेटेड सुपरवाइज़र वो ट्राई करो, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं उन्हें अपने डेवलपर ऑर्ग में, फ्री डेवलपर ऑर्ग है उसमें ट्राई करके देखो। चीज़ें करके देखोगे तो माइंड एकदम चलेगा, जो क्वेश्चन आएगा आपको देखो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4,
किसी में कन्फ्यूजन भी लग रहा है तो उसमें ये देखो कि गलत कौन-सा हो सकता है ना? एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, मुझे सही तो नहीं पता, तो पहले गलत वाला ढूँढ लेते हैं चलो, है ना? हुँ, फिर जो बचा है देखना है, हो सकता है क्या ये सही हो सकता है? तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं करने की जो आपको देखना है, सिर्फ डम से करके जाओगे 15 मिनट में पेपर खत्म, हो गया, पोस्ट डाल दी, ऐसे नहीं चलेगा। तो बात वही है कि आपको सर्टिफ़िकेशन इतने भी मत करो अपने एक्सपीरियंस पे कि सामने वाला वो आपका काउंट सुन के समझ जाए कि आपने कैसे करा, है ना? और करो, बेसिक करो, अपना पीडीएफ एडमिन करो, उसके बाद आपको लगता है टाइम के साथ आपका ये कुछ एक्सपीरियंस हो गया, आपको लगता है कि मुझे करने चाहिए, डेफिनिटली आप करो। बट वही है, हैंड्स ऑन बहुत नेसेसरी। हुँ, हुँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वैसे उसका आंसर मुझे पता है और आपने बताया भी है, बट व्हाट इज़ वन थिंग यू आर क्रेज़ी अबाउट? मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्रेज़ी? हुँ, देखो, एक तो मुझे पियानो बजाने का शौक है, तो पियानो मैं बजाता हूँ फ्री टाइम में, ड्राइविंग पे निकल जाता हूँ, ये कुछ चीज़ें हैं और यही है, बाकी फ्री टाइम में इंस्टाग्राम के मीम्स देखता हूँ। काफ़ी तो अच्छे-अच्छे आते तो हैं। तो वही किस है मतलब फ्री टाइम में ये सब चीज़ें करता हूँ मैं, ऐसा नहीं है, काम जब करते हैं फ्री टाइम में डेफ़िनिटली ये सब चीज़ें मैं भी करता तो किसी दिन फिर लाइव सेशन करते हैं पियानो के लिए? हूँ कभी, बिल्कुल। Okay, so one last question. Any message, any closing note that you wanted to convey to the subscribers or anyone who will be watching this video? एक ना मैं एक मैंने बहुत टाइम पहले एक बुक पढ़ी थी। जब मैं बैंगलोर में रहता था ना, तो वहाँ पे एक मॉल है फोरम मॉल। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे ना एक लैंडमार्क का शोरूम है। वहाँ पे क्या होता था, बुक्स की लाइब्रेरी है वो पूरी। आप वहाँ पे जाओ, फ्री में बुक्स पढ़ सकते हो। क्योंकि उस टाइम पे इतने पैसे होते नहीं थे, तो बुक्स भी नहीं खरीदनी पड़ी। आप वहाँ पे जाओ, मॉल में अपना लैंडमार्क में जाओ, वहाँ पे बैठो, आराम से बुक पढ़ो। तो वहाँ पे एक बुक मैंने पढ़ी थी, आई एम द माइंड, दीप त्रिवेदी की। तो उससे रिलेटेड मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। उसमें मैंने एक छोटी-सी कहानी थी, वो मैं सबको बताना चाहूँगा। उस कहानी में क्या था ना कि लोग कहते हैं ना कि आज तो मेरे साथ ये फेलियर हो गया, आज तो ये हो गया, अब कल क्या होगा? आज मैं यहाँ पे रिजेक्ट हो गया या फिर आज मेरे साथ ये बुरा हो गया, तो कल भी मेरे साथ बुरा ही होगा। तो उससे रिलेटेड एक कहानी थी। उसमें क्या था, उसमें मैंने वो पढ़ी थी दीप त्रिवेदी की, उसमें ये लिखा था कि कहानी थी एक जादूगर था। तो उस जादूगर ने क्या किया, उसके मन में बड़ा लालच था कि भई राजा के पास जाऊँगा, राजा की प्रजा के सामने एक जादू प्रस्तुत करूँगा और राजा मुझे इनाम देगा। तो राजा बुलाता है भई जादूगर को कि दिखाओ। अब जादूगर क्या करता है कि राजा के ऊपर ही कुछ जादू कर देता हूँ, वो ज़्यादा खुश हो जाएगा। वो क्या करता हुँ, है, हुँ। राजा का मुकुट गायब कर देता है। अब राजा थोड़ा अहंकारी भी था, तो उसे गुस्सा आ गया। बोला कि मेरा ही मुकुट, मेरी इज़्ज़त उछाल रहा है तू। उसने क्या किया, जादूगर को 1 हफ्ते के लिए जेल में डलवा दिया और बोला 1 हफ्ते के बाद इसे फांसी दे दो। हुँ, हुँ। अब वो चला गया जेल में जादूगर। अब जादूगर की जब बीवी को पता चला, वो बड़ी रोती हुई पहुँची जेल में। वो कहती है कि स्वामी आप तो आपको तो फांसी होने वाली है। तो जादूगर कहता है देखो कुछ नहीं हुआ, अभी 6 दिन बाकी हैं। आज ही दिया है ना, अभी 1 हफ्ता हो तो नहीं गया, मैं मर तो नहीं गया ना, 6 दिन बाकी हैं अभी। वो कहती है कि मेरे पति का तो दिमाग खराब हो गया है, ये मरने वाला है तो कुछ भी बोले जा रहा है। वो चली जाती है रोती हुई। 1 हफ्ता बीत जाता है जेल में जादूगर को, उसका फांसी वाला दिन आ जाता है। राजा खुद जाता है उसके पास, तो वो कहता है तुमने ऐसा मेरे साथ ये खेल किया, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिल रही है। तो जादूगर कहता है, वो दिमाग में कुछ सोचता है जादूगर, और वो कहता है कि वो रोने लगता है राजा के सामने। वो कहता है मैंने तो 2 साल पहले से मैं घोड़े को उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उस पे जादू कर रहा था, वो घोड़ा बस उड़ने ही वाला है 1 साल में। अगर आप मुझे 1 साल का और टाइम दे दो, तो घोड़ा उड़ने लगेगा। राजा ने कहा अगर मैं 1 साल का टाइम दे दूँगा क्या करोगे? बोला मैं वो घोड़ा आपको दे दूँगा। हुँ, हुँ। राजा खुश कि भई घोड़ा उड़ेगा, वो मेरे पास आ जाएगा। राजा कहता है तुम 1 साल के लिए आ जाओ। अब जादूगर क्या होता है, घर पहुँचता है, घर पे मातम बिल्कुल, लोग श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, उसकी फ़ोटो लग रही है, वो एकदम आ जाता है, लोग डर जाते हैं ये कैसे? तो वो बताता है कि मैं आज़ाद हो गया हूँ। तब उसकी बीवी खुश होती है, वो कहती है कि अरे आप तो आज़ाद हो गए, बोला मैंने कहा था ना अभी 6 दिन बाकी हैं, तुम उसी टाइम के लिए दुखी हो रही थी कि कल क्या होगा? 6 दिन देखो, 1 हफ्ते बाद मैं मुझे फांसी नहीं है, मैं बच गया। फिर वो राजा की सारी बात बताता है कि मैंने उसे ऐसे बोला है कि मेरा घोड़ा मैं उड़ाऊँगा 1 साल के बाद। वो पत्नी फिर दुखी हो जाती है। वो कहती है 1 साल के बाद आपको फिर फांसी हो जाएगी। वो कहता है अभी 1 साल हुआ नहीं है,
तो आज जो है उसमें तो खुश रहो। 1 साल के बाद क्या होगा मैं उसका अभी से अगर सोचूँगा तो कैसे होगा? होता क्या है 6 महीने के बाद राजा ही मर जाता है। उसके 3 महीने के बाद घोड़ा मर जाता है। अब उसे सज़ा कैसे मिलेगी? तो इस स्टोरी से मतलब जब मैंने ये पढ़ी थी ना मुझे बहुत अच्छी लगी ये, उससे यही था कि मैं आज मेरे साथ कुछ बुरा हो गया, तो वो उसपे मेरे को नहीं रो के बैठना है कि मैं वही रोने लगा कि भई मेरे साथ बुरा हो गया, कल मेरे साथ और बुरा होगा, ऐसा नहीं करना है। अपने आज के टाइम को एन्जॉय करो, अपना आज का टाइम अच्छे से करो, कल जो होना है वो तो होना ही है। अगर आप वो तो लिखा हुआ है। फ्यूचर और पास्ट में अगर अटके रहोगे ना, तो आप अपना प्रेज़ेंट खराब करोगे। तो मेरा तो सबको यही एडवाइस है अपना प्रेज़ेंट जो है आपका करंट टाइम है, उसको आप कैसे सही से यूटिलाइज़ कर रहे हो, वही मेरी सबके लिए एडवाइस है। अपना कल के बारे में कल क्या हुआ था, कल क्या होना है, किसके साथ क्या हो रहा है, तो वो सब मत सोचो, अपने आज पे ध्यान दो, लर्निंग करते रहो। एक प्लस एडवाइस और दूँगा थोड़े कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज़रूर वर्क करो अगर लाइफ़ में थोड़ा ग्रो करना है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इंग्लिश बोलना मैंडेटरी थिंग नहीं है, मैं ये कहूँगा, बट अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो या फिर आप अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में इंटरैक्ट कर रहे हो, ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। ये बस एक लैंग्वेज है। लोगों ने इसे सब्जेक्ट मान लिया है। ये कोई वो नहीं है, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं क्योंकि हमें हमारे भारत में हिंदी बोली जाती है, हम बोलते हैं। लेकिन इन चीज़ों को भी आप सीखो, है ना? और वो तभी सीखोगे जब आप बोलोगे। अगर आप चीज़ों का मतलब ऐसे ही ढूँढते रहोगे कि दिस मीनिंग इन हिंदी, फिर आप हिंदी पे ही आ गए। अगर आपको कोई वर्ड नहीं भी समझ में आ रहा है ना, उस वर्ड को आप इंग्लिश में देखो, उसका आसान मीनिंग क्या है। तो ये चीज़ें थोड़ी एडवाइस है कि लर्निंग के साथ-साथ अगर आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप कर लिया ना, तो यू विल गो ए लॉट इन लाइफ। बहुत आगे, बहुत स्कोप है। थैंक यू आकाश भाई ये कहानी शेयर करने के लिए। बहुत अच्छी कहानी थी और उसका जो बेसिकली निचोड़ निकाला आपने वो भी सही था कि हाँ ठीक है। जो भी अभी है उसके लिए खुश रहो, आगे क्या आएगा वो तो वैसे भी लिख दिया गया है तकदीर में तो वो आएगा ही आएगा। मैं आज रिजेक्ट हो गया तो क्या हो गया? कल हो हुँ, जाऊँगा, परसों हो जाऊँगा, एक दिन तो आएगा मैं ज़रूर कहीं सेलेक्ट। ये थिंकिंग रहेगी ना माइंड में, उस पे काम करते हुँ। हैं, सब अच्छा होगा। बस सब कुछ बेसिकली ओवरऑल माइंडसेट का खेल है। जैसा माइंडसेट आप अगर पॉजिटिव बनाते हो तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, अगर नेगेटिव बनाते हो तो फिर और वैसे भी नेगेटिव थॉट्स और मोर इफेक्टिव देन पॉजिटिव। तो कोशिश करो कि पॉजिटिव थॉट्स रहें दिमाग में। तो सो इसी के साथ नेगेटिव का भी मैं एक वो बता देता हूँ कि जब नेगेटिव थॉट्स आए ना दिमाग में, तो अपनी वो एनर्जी कुछ सीखने में लगा दो। आता है ना स्ट्रेस माइंड में कि मैं बहुत दुखी हूँ, अब क्या करूँ? तो उस टाइम पे जब गुस्सा आता है ना, उस गुस्से को लगा दो, अब तो मैं ये चीज़ करूँगा। हुँ, हुँ। ये नहीं करूँगा कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूँगा। कुछ ऐसा करूँगा कि मेरे को आज ये चीज़ सीखनी है तो मैं करके रहूँगा। वो जिद लाओ, उस नेगेटिव एनर्जी को अपनी इस चीज़ में लगाओ, वही चीज़। गुड आइडिया। तो आकाश भाई वैसे तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट उतना ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास भी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद अगेन और आपसे बात करके अच्छा लगा। अगर हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स फिर से बोलते हैं तो आपको फिर से आना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए जिसमें पियानो बजाएँगे। ठीक है? थैंक यू आकाश भाई थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू।